ठीक है, देखो राजस्थानी क्या है? राजस्थानी चित्रशैली, एक सेकंड। राजस्थानी चित्रशैली, देखो इसको अपन ने पढ़ा था राजस्थानी लघु चित्रशैलियां, ऐसे कुछ चैप्टर का नाम पढ़ा था अपन ने। तो देखो आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन ने लगभग इसका बेसिक नॉलेज पढ़ लिया था, कैसे शुरू हुआ क्या हुआ। इसमें अपन ने कुछ मोस्ट बातें पढ़ी थी जो अपन शुरू कर रहे हैं। वापस एक एक पॉइंट के लगभग जो भी मोस्ट बात थी वो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनते जाइए। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें। तो देखो इसमें अपन ने पढ़ा था कि 1916 में, शुरू करते हैं 1829 में एक पुस्तक आई थी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को लिखा था कर्नल टॉड ने। कर्नल टॉड ने इसमें सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान कहा गया। ये बात आप याद रखेंगे, ये ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? कर्नल टॉड ने। कब लिखी थी? 1829 में। इसमें कौन सी पुस्तक में राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया? तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। कर्नल टॉड ने इसको लिखा था, 1829 में इसको लिखा था। इसके बाद में आता है 1916 में आनंद केटिस कुमार स्वामी। 1916 में आनंद केटिस कुमार स्वामी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग ये पुस्तक का नाम था। तो इस पुस्तक में भारतीय चित्रकला को, याद रखें राजस्थानी नहीं भारतीय, ये बात याद रखेंगे, भारतीय चित्रकला को दो भागों में बांटा, जिसमें एक था राजपूत शैली और दूसरा था मुगल शैली। राजपूत शैली और मुगल शैली, ये बात पे आप याद रखेंगे कि आनंद केटिस कुमार स्वामी, कई बार इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, शॉर्ट में दे देते हैं ए के कुमार स्वामी, ए के कुमार स्वामी। तो आपको याद रखना है आनंद केटिस कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है। 1916 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग, और उसमें भारतीय चित्रकला के दो भाग बताए इन्होंने। और भारतीय चित्रकला के दो भागों में कहा इन्होंने कि भारतीय चित्रकला राजपूत शैली और मुगल शैली से मिलकर बनी है। मतलब भारत के दो ही मात्र भाग हैं चित्रकला के, उसमें है राजपूत शैली और मुगल शैली। ठीक है, यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया था लगभग। इसके बाद में देखो राजस्थानी शैली के प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिले अपने को, वो मोस्ट बात है, वो भी पढ़नी पड़ेगी अपने को। तो राजस्थानी शैली के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं वो मिले थे, एक ग्रंथ मिला था अपने को जिसका नाम था श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ये ग्रंथ मिला था अपने को, और आहड़ उदयपुर से मिला था 1260 में। कब मिला था? 1260 में। कहां से मिला? आहड़ उदयपुर से। आहड़ उदयपुर से। तो ऐसे अपने को यह भी याद रखना है कि इसका प्रारंभिक साक्ष्य दो ग्रंथ इसके प्रारंभिक माने जाते हैं, जो लगभग जिनमें सारे चित्र बनाए गए हैं, चित्रित कहानियां अंकित की गई हैं इस ग्रंथ में। ये ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है, ये बात भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक ग्रंथ और था प्रारंभिक साक्ष्य में जिसका नाम था सुपास नाह चर्यम। सुपास नाह चर्यम ये कहां से प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा से। ये कहां से प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा से। तो इस सुभाष नाम चर्यम को भी, जैसे इसका खोज हुई थी लगभग 1422-23 में,
और ये देलवाड़ा सिरोही से प्राप्त हुआ था। देलवाड़ा सिरोही से प्राप्त हुआ था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे अच्छे से कि कौन सा ग्रंथ किस समय बना और कौन से ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है। और ये राजस्थान के प्रारंभिक साक्ष्य हैं, इनमें राजस्थानी शैली के प्रारंभिक साक्ष्य इन्हीं से माने जाते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे अच्छे से कि जो भी अपने को प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं उनमें राजस्थानी चित्र शैली में 1829 में जो एक पुस्तक थी उसमें तो इसका राजस्थानी शैली का नामकरण हुआ, और 1916 में भारतीय चित्रकला को 2 भागों में बांटा इन्होंने, आनंद कुमार स्वामी ने। और उसके बाद में अपन ने देखा कि राजस्थानी शैली शुरू हुई थी तो इसके प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ है अपने, तो प्रारंभिक साक्ष्य है एक श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, एक ग्रंथ है जो 1260 में आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ था। इस ग्रंथ में, ये ग्रंथ चित्रित ग्रंथ है, इसमें बहुत सी कहानियां चित्रित रूप में दर्शाई गई हैं। इसके अलावा सुपासनाहचर्यम है, इस सुपासनाहचर्य में भी 1422 से 23 के बीच में मिला था ये, और यह देलवाड़ा सिरोही से मिला था राजस्थान से। तो इस ऐसे इन सबको अपने को याद रखना है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए शायद। तो ये अपन ने क्लियर कर लिया था। इसके बाद में देखा कि जैसे आनंद केटिस कुमार स्वामी ने 2 भाग विभाजित किए, लेकिन आधुनिक जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया कि इसको और भी भागों में विभाजित किया। उन्होंने कहा कि राजपूत शैली और मुगल शैली ही नहीं है, भारतीय चित्रकला की 2 शैलियां 2 भागों में जरूर विभाजित है, लेकिन राजपूत शैली और मुगल शैली नहीं है। ये कौन सी है? यह है राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली, कि ये 2 भागों में विभाजित तो है, लेकिन राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली में विभाजित है, ना कि राजपूत शैली और मुगल शैली में। क्योंकि मुगलों ने कुछ समय तक राज किया, इससे पहले की भी अपने को चित्रकला मिल रही है। और जो राजपूत थे वो राजपूत तो खुद शासक थे, उनके समय से भी पहले चित्रकला चल रही थी। तो इसको अपन ये नहीं कह सकते क्या कि यही शैली दोनों शैलियों के मिश्रण से भारतीय शैली बनी है, नहीं। जबकि कहेंगे अपन कि राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी? पूरी भारतीय शैली बनी। मतलब भारतीय शैली के 2 ही भाग माने गए हैं। इसमें कहा गया, जो आनंद केटिस कुमार स्वामी थे, इन्होंने कहा था कि भारतीय चित्रकला में राजपूत शैली का विकास इसलिए है कि इसका विस्तार बहुत बड़ा है। इसका विस्तार बड़ा है, किसका? राजस्थानी शैली का। और इस राजस्थानी शैली का विस्तार बड़ा होने के कारण ही इसको विभाजित किया गया है। देखो आगे बात करते हैं अपन, ये अपन ने कल पढ़ लिया था सारा यहां तक। हाँ, यहां तक किसी को समस्या है क्या? जो राजस्थानी शैली है, इसके अपन ने उद्भव एवं विकास की बेसिक नॉलेज ली, इसमें क्या था, कैसे ये शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लघु चित्र तो बने, लेकिन लघु चित्र बने क्यों? क्या कारण था कि यहाँ पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ? ठीक है, तो देखो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं। राजस्थान की अगर बात करते हैं अपन, अत्यधिक मात्रा में कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं, बहुत ज्यादा, लगभग 90% चित्र सारे कृष्ण लीला, बाल गोपाल स्तुति, मतलब सिर्फ कृष्ण से संबंधित बने, भगवान कृष्ण से संबंधित। तो कृष्ण की लीलाओं को चित्रित करने के लिए, क्योंकि इस कृष्ण की लीला क्या थी कि लीला को पूरी कहानी के रूप में चित्रित करना पड़ता था। तो जैसे कृष्ण लीला को चित्रित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक ही सीट पर अलग अलग कहानी को चित्र के माध्यम से अंकित किया। ठीक है, जैसे एक चित्र है, अपन पढ़ेंगे आगे, जिसका नाम है गोधूली वेला। तो गोधूली वेला वो चित्र है शाम का, जिसमें मतलब शाम का, इवनिंग का। शाम के समय में क्या हुआ कि जैसे गाय वगैरह आ रही थी, गाय के पैरों से मिट्टी उड़ रही थी, कृष्ण और बलराम गाय को लेकर आ रहे थे, उस समय का चित्र बना हुआ है। भव्य चित्र है, धुंधला मटमेला सा चित्र है, जिसमें बिल्कुल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई है चारों तरफ। ऐसा एक चित्र का निर्माण किया गया है। तो कृष्ण से संबंधित चित्र यहाँ अधिक बने हैं। इसके अपन अलग से पढ़ेंगे भी, जैसे एक कृष्ण लीला से संबंधित चित्र उदयपुर शैली में बहुत ज्यादा बने हैं। ठीक है, तो उदयपुर के सिहाड़ नामक जंगलों में एक भव्य मंदिर स्थापित किया गया था ठाकुर जी का, उससे संबंधित भी चित्र, अनेक चित्र बने हैं। ठीक है, तो वो चित्र सारे अपन इसमें पढ़ेंगे कि कैसे क्या निर्माण हुआ था। ठीक है, देखो यहां पर, यहां कृष्ण
सबसे मोस्ट विषय है, ये विषय पढ़ रहे हैं अपन, किस विषय पर ज्यादातर चित्र बने हैं? कृष्ण से संबंधित, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, ठीक है, समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित, इतिहास से संबंधित, कृष्ण से संबंधित बहुत सारे चित्र राजस्थानी शैली में बने गए हैं। अब इनकी शुरुआत कहां से कैसे हुई वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले पूरे राजस्थान को एक साथ नहीं पढ़ सकते कि पूरे राजस्थान की शुरू कर दी अपन। तो राजस्थान की क्या पढ़ने के लिए अपने को पहले इसका वर्गीकरण करना पड़ेगा, और राजस्थान शैली का वर्गीकरण चित्रकला के आधार पर 4 भागों में किया गया है, जो मैंने कल भी बताया था आपको, पहले बताया था आपको, जो उसमें है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। इसमें अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है कि एक हिस्सा मेवाड़ का या मारवाड़ का, जो अपन पढ़ते आए हैं शुरू से, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़। जैसे ढूंढाड़ शैली है वो अपनी राजस्थान, इसमें जयपुर शैली को माना जाता है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, ये अलवर वगैरह ये ढूंढाड़ में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन इनको वर्गीकरण प्रस्तुत करके और फिर अध्ययन करेंगे इनका कि वर्गीकरण के आधार पर कैसे पढ़ा जा सकता है। तो देखो विषय अपन ने पढ़े हैं, किस किस विषय पर ज्यादा बने हैं। तो शैलीगत वर्णन, राजस्थानी शैली का शैलीगत वर्णन, राजस्थानी शैली का शैलीगत वर्णन या वर्गीकरण, शैलीगत वर्गीकरण। तो अपन इसका पढ़ेंगे कि कैसे इसको शैलीगत वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। तो देखो इसमें राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया। पहला अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है ढूंढाड़, चौथा है हाड़ौती। देखो हाड़ौती शैली, अब मेवाड़ क्रम के अनुसार अगर अपन लिखते हैं तो हाड़ौती पहले आएगा, हाड़ौती, ढूंढाड़। देखो 4 भागों में राजस्थानी शैली को विभाजित किया गया। राजस्थानी शैली एक एक क्रमबद्ध शैली में बनती गई, 4 भाग विभाजित हो गए, लेकिन इनके अंदर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शैलियां हैं, जैसे मेवाड़। अब मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? राजस्थान कौन से क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है? उदयपुर क्षेत्र को। जिस साइड में उदयपुर क्षेत्र है उसको मेवाड़ कहा जाता है। अगर अपन उदयपुर भी कह दें इसको, या मेवाड़ शैली की जगह उदयपुर शैली भी कह दें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मेवाड़ को उदयपुर कहा जाता है और उदयपुर को ही मेवाड़ कहा जाता है। तो जैसे मारवाड़ है, मारवाड़ में कौन सी शैली आती है? मारवाड़ में आती है जोधपुर। अब जैसे हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में आता है कोटा, बूंदी, कोटा ही मानेंगे इसमें, कोटा शैली। कोटा शैली। अब जैसे ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ में कौन सा आएगा? जयपुर शैली। देखो अब अपन ने पढ़ा राजस्थानी शैली का शैलीगत वर्णन, कि राजस्थानी शैली तो एक है लेकिन इसका शैलियों में विभाजन और किया गया, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। अब ये शैलीगत विभाजन किस हिसाब से किया था? इस हिसाब से किया था कि उदयपुर की चित्रकला, जोधपुर की चित्रकला, कोटा की चित्रकला और जयपुर की चित्रकला। लेकिन धीरे धीरे प्रचार क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी साथ की जो शैलियां थी, जैसे अपन जयपुर की बात कर लें तो जयपुर एक सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला में सबसे आगे था। यहाँ पर हीरे, मोती, पन्नों का जड़ाई का काम होता है, और यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध काम है वो सीतापुरा में, अपने जयपुर के सीतापुरा में ऐसे
छापे का काम होता है, जिसको सांगानेरी प्रिंट कहते हैं, जिसको सांगानेरी प्रिंट कहते हैं। ऐसे जयपुर शैली में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते थे। लेकिन जयपुर शैली की समीप जो शैलियां थी, जो समीप काम होते थे, उनमें भी धीरे धीरे चित्रकला उजागर होने लगी, जैसे शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, जयपुर के साथ में शेखावाटी क्षेत्र आया धीरे धीरे। शेखावाटी आप जानते होंगे, सीकर, झुंझुनू, चोरू, तो ये शेखावाटी क्षेत्र आ गया। इसके अलावा धीरे धीरे पे कौन सा आया, अलवर क्षेत्र आ गया। अब अलवर क्षेत्र भी प्रसिद्ध हुआ था, न्यूड चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था अलवर। ठीक है, इसमें नग्न चित्र ज्यादा बनाए जाते थे अलवर शैली के अंदर। इसके अलावा जो दौसा क्षेत्र था, वो दौसा क्षेत्र भी धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। और दौसा क्षेत्र इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि इसमें बहुत से भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध, दौसा में विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी, जिसको राजा चांद ने बनवाया था, राजा चांद ने। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, बात आ गई इसलिए मैं बता रहा हूं कि जयपुर शैली क्यों प्रसिद्ध हो रही है। तो दौसा में, दौसा का आभानेरी है, आभानेरी, ठीक है, दौसा जिले का आभानेरी है। आभानेरी के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण किया गया था राजा चांद द्वारा। ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। विश्व की बात कर रहे हैं अपन, पूरे विश्व में सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। और यहाँ पर चांद बावड़ी में हरसत माता का मंदिर भी है, हरसत माता। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हरसत माता की मूर्ति थी, ये विश्व के सबसे महंगे पत्थर की मूर्ति थी, विश्व के सबसे महंगे पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो ये इसलिए धीरे धीरे इसके पास की शैलियां भी विकसित होती गई। अब जैसे अपन बात करें शेखावाटी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो शेखावाटी के जो भित्ति चित्र हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। और शेखावाटी क्षेत्र को भित्ति चित्रों का अजायब घर कहा जाता है। जैसे झुंझुनू के नवलगढ़ तहसील में, नवलगढ़ में इतने सारे भित्ति चित्र बनाए गए हैं कि वो पूरा शहर भित्ति चित्रों से प्रसिद्ध है इस समय। तो ऐसे शेखावाटी, जैसे सीकर का किला है, उसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं। तो ऐसे चित्रों के माध्यम से जयपुर शैली धीरे धीरे प्रसिद्ध होती गई। ऐसे ही इन शैलियों का धीरे धीरे विकास हुआ और ऐसे ही धीरे धीरे ये शैलियां विकसित होती गई। ठीक है, अब देखो मेवाड़ शैली का विभाजन करेंगे अपन। तो मेवाड़ शैली के विभाजन में एक तो आ गई उदयपुर शैली, एक तो आ गई उदयपुर शैली। अब इसके पास की शैली अभी विकसित हुई है तो उनका भी नाम लिखेंगे अपन। तो उसका नाम है, दूसरी है नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। और तीसरी है प्रतापगढ़ शैली, प्रतापगढ़ शैली। ऐसे मेवाड़ शैली में 3 शैलियों का मिश्रण हुआ। मेवाड़ शैली में 3 शैलियों का मिश्रण हो गया, ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाने वाला है। नाथ द्वारा शैली किस मुख्य शैली की उपशैली कही जाती है, तो वो मेवाड़ शैली की आएगी। बहुत बार पूछा जाता है राजस्थानी शैली का शैलीगत वर्णन कीजिए, शैलीगत वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो मेवाड़ शैली का अपन ने विभाजन किया, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और प्रतापगढ़ शैली। अब इसकी बात करें अपन मारवाड़ शैली की, तो मारवाड़ में जोधपुरी को मारवाड़ कहा जाता है, जोधपुर को ही। तो मारवाड़ में जोधपुर तो आ ही गया, जोधपुर के आगे पर कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर शैली। ठीक है, फिर इसके बाद में किशनगढ़ शैली, ठीक है, इसके बाद में आ गई किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली आप सब लोग जानते हो किशनगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, और फिर इसमें आता है बाद में नागौर शैली, दिख रहा है, नागौर शैली। ठीक है, नागौर शैली। और नागौर के बाद में आता है, इसको यहां दिख नहीं रहा होगा, नागौर शैली। और नागौर के बाद आता है सिरोही, सिरोही शैली, सिरोही शैली। ऐसे अपन ने विभाजन किया मारवाड़ का, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली। जैसे इसमें इनमें से एक एक, हर शैली की एक खास बात है जिसको अपन पढ़ेंगे। हर शैली में एक ना एक खास बात है जिसके कारण तो उसका नामकरण यहाँ दर्ज हुआ। अरे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा संभाग, बीच में बात कर रहा हूं मैं, एक अपने टॉपिक से अलग है, संभाग पढ़े होंगे आपने। और संभाग में आपने क्या पढ़ा कि एक जिला है, जैसे जयपुर को ही ले लेते हैं,
जयपुर संभाग है, तो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अपन ने जिले लिख दिए, जैसे जयपुर, ठीक है, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर और सीकर। जयपुर में दो जुएलसी, हाँ, जयपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, सीकर, ये सारे जिले किसके अंतर्गत आते हैं, जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा ज्योग्राफी के अंदर, संभाग तो नहीं पढ़े होंगे तो आगे और पढ़ लेंगे आप लोग ज्योग्राफी में। लेकिन जयपुर संभाग, जैसे अपन देखते हैं संभाग, तो संभाग में कौन कौन से आ जाते हैं, जयपुर संभाग आ गया, जयपुर खुद जिला आ गया, दौसा जिला आ गया, झुंझुनू जिला आ गया, अलवर जिला आ गया, सीकर जिला आ गया। इन सबको 5 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया गया जो है जयपुर संभाग। ऐसे संभागों का विभाजन किया गया था, क्यों किया गया, आसपास के क्षेत्र का एक संभागीय आयुक्त बना दिया जाता है, आईएएस ऑफिसर को संभागीय आयुक्त या आरएएस ऑफिसर को, जिसके अंतर्गत वो अपने सारे जिलों की देखरेख करता है। तो ऐसे ही सेम अपन ने चित्रकला में भी किया। चित्रकला में क्या किया कि मेवाड़ शैली में एक उदयपुर शैली ही थी, लेकिन उदयपुर शैली को एक ही शैली को पढ़ नहीं सकते भाई, एक शैली पढ़ ली, फिर नाथद्वारा शैली पढ़ते, फिर प्रतापगढ़ शैली पढ़ते, फिर जोधपुर शैली पढ़ते, फिर बीकानेर शैली पढ़ते, फिर किशन, ऐसे अलग अलग डिवाइडेशन होता और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका चित्रकला का पूरा परिदृश्य हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, एक शैली बना दी भाई, इन सबको सिर्फ एक ही शैली में पढ़ा जाएगा भाई, मेवाड़ में, बस और किसी का काम नहीं है भाई, मेवाड़ शैली पढ़ेंगे तो ये तीनों शैलियां इसके अंतर्गत मेवाड़ के अंतर्गत आ जाएंगी। ऐसे ही मारवाड़ को देखा भाई, मारवाड़ शैली पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चारों शैलियां, 5 शैलियां इसमें आ जाएंगी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और सिरोही, ये 5 शैलियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऐसे इन्होंने डिवाइडेशन किया, ठीक है। फिर आता है हाड़ौती शैली। अब हाड़ौती शैली में अपन ने देखा कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा शैली, बूंदी शैली और झालावाड़ शैली, ऐसे इनको हाड़ौती शैली को डिवाइडेशन कर दिया, कोटा, बूंदी, झालावाड़। जैसे कोटा और बूंदी में क्या होता है, हाथियों का चित्रण बहुत ज्यादा हुआ है, हाथी अत्यधिक मात्रा में बनाएंगे, प्रत्येक चित्र में आपको 5, 7, 2, 4 हाथी मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार आपको हाथियों का चित्रण देखने को मिला। जैसे खास बात है इनकी सबकी, जैसे मेवाड़ शैली में जो नाथद्वारा शैली है, इसमें किशनगढ़ भगवान कृष्ण से संबंधित अत्यधिक मात्रा में चित्र बने हैं नाथद्वारा में, जिनको पिछवाई चित्र कहा जाता है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। जोधपुर जैसे मारवाड़ शैली है, इसके अंदर बीकानेर शैली की खास बात है, बीकानेर शैली में उस्ता कला होती है, ऊंट की खाल पर बाल, जो ऊंट की खाल पे बाल होते हैं, उन बालों को काटकर ही चित्रकारी की जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, जो ऊंट की खाल पे बालों को काटकर बहुत अच्छी डिजाइन से चित्रकारी की जाती है पूरे ऊंट पे, वो बीकानेर शैली की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, जिसको उस्ता कला कहा जाता है। जैसे हाड़ौती शैली की बात करें तो अपन कोटा में और बूंदी में दोनों में इतने अत्यधिक मात्रा में हाथियों का चित्रण हुआ है जिसको अपन कह नहीं सकते, बहुत अत्यधिक मात्रा में, हर चित्र में अपने को 2-4 हाथियों के चित्रण मिल जाएंगे सर। फिर बात आती है ढूंढाड़ शैली। देखो ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी आती है, जयपुर, अलवर, शेखावाटी क्षेत्र, एक आता है उनियारा, उनियारा भी आता है इसके अंदर, उनियारा क्षेत्र होता है जैसे दौसा क्षेत्र या अपने राजस्थानी क्षेत्र का कुछ भाग, ठीक है। तो जैसे उनियारा, दौसा भी कह सकते हैं, उनियारा, अलवर और शेखावाटी। शेखावाटी शैली, ऐसे अपन ने इन 4 शैलियों का विभाजन किया, वर्गीकरण किया, और इन 4 शैलियों के माध्यम से अपन राजस्थानी शैली की पूरी चित्रकला को पढ़ सकते हैं, राजस्थानी शैली की पूरी चित्रकला को। हाँ, किसी को कोई समस्या है यहां तक, बोलो। अच्छा पूछा है, देखो यहाँ पर विषय में सबसे ज्यादा कृष्ण से संबंधित चित्र क्यों बने हैं, ये सवाल है एक बच्चे का। देखो नाथद्वारा शैली अपन ने पढ़ी है, नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली में, नाथद्वारा शैली की एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं, जिससे कि आपको पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली शैली मानी जाती है मेवाड़ शैली, राजस्थान में सबसे पहली शैली मानी जाती है मेवाड़ शैली, जिसको मेदपाट कहा जाता था, जिसको मेदपाट कहा जाता था, मेवाड़ शैली को रूपांतरण में धीरे धीरे रूपांतरित हुआ और अपभ्रंश शब्द से संधि होकर ये शब्द बन गया मेवाड़ शैली, मतलब लोगों के प्रचलन में आ गया मेवाड़। ओरिजिनल नाम क्या है इसका, मेदपाट।
यहाँ की, अगर उदयपुर और मेदपाट एक ही बात है, यहाँ की सबसे प्रथम शैली बनी नाथ द्वारा शैली, और इसकी वजह से ही ये पूरी राजस्थानी शैली में कृष्ण से संबंधित चित्र बने, सिर्फ इसकी वजह से। ऐसा इसमें क्या हुआ, देखो, एक मथुरा में एक मंदिर था जिसको बोलते हैं ठाकुर जी का मंदिर। उस मंदिर में क्या हुआ कि उस समय जो औरंगजेब था वो कट्टर दुश्मन हो गया था सभी का, और कट्टरता क्या कर दी थी उसने कि सभी मंदिरों को तोड़वा दिया, सभी चित्रों को, जो चित्र कागज पर बने थे उनको फाड़ के फेंकवा दिया, जितने उसके हाथ में आए, जितने भी भित्ति चित्र थे उस पर सफेदी पुतवा दी, सब कुछ नष्ट करवा दिया उसने। मंदिर श्रृंखला तो मानो नष्ट ही हो गई, बिल्कुल खत्म ही हो गई थी मंदिर श्रृंखला। ठीक है, अब जैसे मंदिर श्रृंखला खत्म हुई तो उदयपुर के अंदर क्या हुआ, सॉरी मथुरा में क्या हुआ कि एक ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ था। उस ठाकुर जी के मंदिर का ऐसा कहा जाता है कि वो प्रतिमा पुजारी से बोलती थी, ऐसा माना जाता है, न मैं जानता न आप, ऐसा लिखा हुआ है कि वो प्रतिमा उस पंडित जी से बोलती थी, पुजारी जी से बोलती थी। तो उस पुजारी जी को कहा गया कि ये मूर्ति, मेरी ये जो मूर्ति है, इसको आप, मैं हूं जो हूं, मुझे लेके और राजस्थानी क्षेत्र में चले चलो, राजस्थानी क्षेत्र में मेरी रक्षा की जा सकती है, अन्यथा कहीं मेरी रक्षा नहीं होगी। तो राजस्थान में उसकी रक्षा करने के लिए एक महाराजा राज सिंह थे, महाराजा राज सिंह दर दर वो मूर्ति को लेकर सिर पे और दर दर भटकता रहा, पूरे राजस्थान में घूम लिया, कोई शरण नहीं दे रहा, क्योंकि लगभग राजस्थान पर भी मुगलों का राज हो चुका था, मुगलों का शासन हो चुका था। कुछ एक आधी रियासत बची थी उदयपुर से ली, वो भी महाराणा प्रताप के कारण बच गई थी। तो यहां पर जब मेवाड़ क्षेत्र में वो पंडित जी आए, पुजारी जी आए, तो पुजारी जी राजा राज सिंह से मिलते हैं और राज सिंह से मिलकर कहते हैं कि इस मूर्ति को स्थापित कराओ, ये मूर्ति बहुत अच्छी है, जहां स्थापित हो गई वहां विनाश नहीं होगा कभी भी, वहां सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो राज सिंह ने उदयपुर में सिहाड़ जंगल है, सिहाड़ नामक जंगल है। तो राज सिंह ने क्या किया, सिहाड़ जंगल में बहुत से पेड़ों को कटवाकर, बिल्कुल सफाई करवाकर, और वहां एक कृष्ण जी का भव्य मंदिर स्थापित कर दिया। कृष्ण जी ठाकुर जी एक ही बात है। तो कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर स्थापित करवा दिया, और वहां उस समय जब औरंगजेब की कट्टरता चल रही थी, औरंगजेब से लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, उस समय महाराजा राज सिंह ने क्या किया, मथुरा से पधारे ठाकुर जी को, ठीक है, कृष्ण जी को उन्होंने सिहाड़ नामक जंगलों में स्थापित करवा दिया और यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। यज्ञ शुरू हो गए, मंदिर, भव्य मंदिर बन गया, और ये मूर्ति भी स्थापित वहां पर हो गई। आज भी है उदयपुर में नाथ द्वारा में श्री कृष्ण जी की या श्रीनाथ जी की, देखो इसको श्रीनाथ जी कहने लग गए, सबसे ज्यादा श्रीनाथ कहते हैं। कभी भी किसी से पूछ लेना श्रीनाथ जी का, या आप सर्च कर लेना श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, वो आएगा नाथ द्वारा उदयपुर में, सिहाड़ नामक जंगलों में है। ठीक है, और इसलिए ये कृष्ण से संबंधित लहर पूरे राजस्थान में फैली, क्योंकि कृष्ण जी को उन्होंने माना और मंदिर का निर्माण करवाया, इसी कारण पूरे राजस्थान में कृष्ण से संबंधित चित्र बनना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ये निडर भाव से इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, चित्रों का निर्माण करवाया उसमें, तो ये पूरी शैली विकसित हो गई। अब यहां पर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति के पीछे पर्दा लगाया जाता है, या फिर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो दीवार होती है, उस दीवार पर छोटे छोटे चित्र कृष्ण लीला से संबंधित बनाए जाते थे, कृष्ण लीलाएं बनाई जाती थी उसके अंदर, वे कृष्ण लीला, बाल गोपाल स्तुति, ऐसे कुछ बनाया जाता था। उस लीलाओं को क्या कहा जाता था, पिछवाई चित्र। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछवाई चित्र। अब जब अपन ने नाथ द्वारा शैली कंप्लीट पढ़ी ली है, पूरी शैली यही है, नाथ द्वारा शैली में पूरी में यही है जो मैंने बताया, इसलिए जब कंप्लीट पढ़ी ली है तो फिर ये भी पढ़ लेते हैं कि इसके पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पर्दे पर या दीवार पर श्री कृष्ण से संबंधित जो भी चित्र बनाए जाते थे, जो भी स्तुति की जाती थी, बाल लीलाएं रचित जाती थी, चित्रित की जाती थी, उसको पिछवाई चित्र कहा जाता है। ठीक है, और इसी के कारण पूरे राजस्थान वर्ष में क्या होने लग गया, कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बनने लगे। हाँ, अब बोलो किसी को समस्या।
वापस अपन मेवाड़ के ऊपर आते हैं। देखो ये सब अपन ने लिखा है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। मेवाड़ शैली आते हैं। मेवाड़ शैली को उदयपुर शैली भी कहा जाता है, मेवाड़ शैली को मेदपाट भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ क्षेत्र में पहले मेव जाति का निवास था। मेव जाति, मेव जाति, तो मेव जाति का निवास होने के कारण इसे मेदपाट कहा जाने लगा, ठीक है। मेव जाति का सर्वाधिक निवास होने के कारण मेवाड़ क्षेत्र को मेदपाट कहा जाता था, और धीरे धीरे इसका प्रचलन नाम मेवाड़ हुआ, और मेवाड़ से धीरे धीरे इसका प्रचलन नाम उदयपुर हो गया। कालांतर में आज इसे उदयपुर शैली के नाम से भी जानते हैं और मेवाड़ शैली के नाम से भी जानते हैं, यह आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखो मेवाड़ शैली जो है राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है, क्योंकि जितने भी इसके प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए अपने को, जितने भी प्रारंभिक साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं वो मेवाड़ से ही प्राप्त हुए हैं। जैसे अपन ने बात की थी श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ की, तो वो आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ था और वो मेवाड़ से ही है। तो इसका मतलब सबसे प्रारंभिक साक्ष्य अपने को प्रदान करने वाला भी कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली, जिसको मेदपाट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में चित्र भी कहां बने हैं? मेवाड़ शैली में ही बने हैं, ठीक है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। देखो आगे, इसकी वास्तु साहित्य संगीत कला के प्रति महाराणा कुंभा ने इसको संभाला था। महाराणा जो कुंभा थे उन्होंने वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, महाराणा कुंभा ने वास्तुकला, चित्रकला और स्थापत्य कला या साहित्य कला को मेवाड़ शैली में सबसे ज्यादा विकसित किया था। मेवाड़ शैली में सबसे ज्यादा इन्होंने विकसित किया। महाराणा उदय सिंह, देखो उदय सिंह को तो आप सब जानते होंगे, उदय सिंह का नाम तो सुना ही होगा आपने। उदय सिंह जो थे इन्होंने ही उदयपुर की स्थापना की थी, ये तो आपको पता होगा। उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदयपुर जिले की स्थापना किसने की थी? महाराजा उदय सिंह ने। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है कई बार उदयपुर की स्थापना किसने की? महाराजा उदय सिंह ने। तो ये बात आप याद रखेंगे। और कब की थी? 1536 से 72 के बीच। 1536 से 72 के बीच किसने स्थापित किया इसको? महाराणा उदय सिंह ने, ठीक है। कालांतर में महाराणा प्रताप द्वारा 56 की पहाड़ियों में चावंड को राजधानी बनाया गया था। देखो मेवाड़ से ही हो गया, उदयपुर में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कर दी। उदयपुर में उदय सिंह का राज था। जैसे ही 72 में इसकी मृत्यु हुई और शासन किसने संभाला? महाराणा प्रताप ने। किसने? महाराणा प्रताप। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात 1972 में महाराणा प्रताप ने शासन संभाला, और महाराणा प्रताप ने जैसे ही शासन संभाला इन्होंने क्या किया? उदयपुर में 56 की पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां, इसमें चावंड को अपनी राजधानी बनाया, बना लिया। चावंड को अपनी राजधानी बना लिया। और यहां पर 1605 में एक चित्रित ग्रंथ मिला जिसका नाम था रागमाला। क्या था? रागमाला। मेवाड़ या उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने कर दी। उदय सिंह के बाद 72 में महाराणा प्रताप, 1572 में महाराणा प्रताप शासक बना, और महाराणा प्रताप के समय में एक रागमाला चित्रित हुई जो अपने को चावंड से 1605 ईस्वी में बनाई गई प्राप्त हुई है। इसका निर्माण किया था किसने? निसारदीन। कई जगह नसरुद्दीन भी आता है इसका नाम, नसरुद्दीन भी, अपन पढ़ रहे हैं निसारदीन, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से। कौन सी? कि मेवाड़ उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने। उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप यहाँ के शासक बने। महाराणा प्रताप ने 56 की पहाड़ियों में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, और चावंड में जैसे ही वो राजधानी बने तो उस समय उन्होंने एक चित्रित ग्रंथ का निर्माण करवाया जिसका नाम था रागमाला। इसकी रचना की थी किसने? निसारदीन ने, और ये 1605 ईस्वी में बनी थी। अपना लगभग टाइम और